दोस्तों, नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को लेकर दुनिया भर में बड़ी बातें होती हैं। हमारे देश की गोदी मीडिया तो इस पर चर्चा नहीं करती है, लेकिन दुनिया भर में एक्सपर्ट्स हैं बाकायदा जो नेताओं की बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं कि नेता कैसे बोल रहे हैं, नेता कैसे चल रहे हैं। अमेरिका में तो ये बहुत होता है, चुनाव के दौरान भी होता है और चुनावों के बाद भी होता है। तो आज हम मोदी की बॉडी लैंग्वेज पर बात करेंगे, क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वक्त और हालात ने मोदी को कितना बदल दिया है। मैं 2 वीडियोस आपके लिए लेकर आई हूं दोस्तों, और ये दोनों वीडियोस कतई पुरानी नहीं है। एक वीडियो है पिछले साल जनवरी की, जब मोदी भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, और एक वीडियो है 1 दिन पुरानी, जब मोदी आरएसएस के मुख्यालय में गए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पिछले साल जनवरी की ये तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी की ग्रैंड एंट्री। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का जिस तरह से उद्घाटन पीएम ने किया, दोस्तों हाथ में पीएम के वस्त्र हैं और कुछ भेंट है जो उन्होंने रामलला को अर्पित की होगी, और मोदी की ग्रैंड एंट्री हो रही है। क्या शानदार एंट्री है। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ कुछ फ्रेम आपको दक्षिण भारत की या फिर बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई देता होगा कि ना इधर कोई है, ना उधर कोई है, ना लेफ्ट में कोई है, ना राइट में कोई है। मोदी की सुरक्षा अधिकारी भी कोई नहीं दिख रहा। फ्रेम में केवल और केवल मोदी दिखाई दे रहे हैं, और जो चलने का स्टाइल है वो हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट है। प्रधानमंत्री मोदी की वेशभूषा बिल्कुल डिजाइनर कुर्ते वाली है, और मोदी हाथ में छत्र और वस्त्र लेकर कुछ इस तरह से चल रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन इर्द गिर्द कोई नहीं है। फ्रेम में केवल मोदी ही मोदी है। और इस उद्घाटन के बाद, वैसे तो हमारे देश के मंदिरों में उद्घाटन नहीं होता है, लेकिन उद्घाटन ही कहा गया था तो मैं उद्घाटन ही बोल रही हूँ। इस उद्घाटन के साथ ही एक उद्घोष किया गया था कि अब तो अयोध्या में राम मंदिर मोदी ने बना दिया, अब तो कुछ चाहिए ही नहीं, अब तो बीजेपी जीत गई समझो। इस उद्घाटन के बाद माहौल ऐसा बना कि लगा ही नहीं कि लोकसभा चुनाव में इतना टफ फाइट इंडिया गठबंधन दे सकता है बीजेपी को। अब आप इसी वीडियो को और करीब से देखिए दोस्तों। मंदिर के अंदर दाखिल होने तक फ्रेम में कोई नहीं है मोदी के इर्द गिर्द। उसके बाद कहीं पीछे से सरसंघचालक मोहन भागवत आते हैं, और उसके बाद इसमें भी वो बहुत पीछे हैं और उनकी पीछे का पीठ का हिस्सा दिखाई दे रहा है। फिर जब प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन में बैठते हैं और वो पूजा अर्चना शुरू करते हैं, तो मोहन भागवत उनके बगल में खड़े हुए हैं, और जो सारा काम है मेन वो दरअसल पीएम ही कर रहे हैं। ये जो वीडियो है, बहुत से आरएसएस के जो समर्थक हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और ऐसे लोग जो आरएसएस का काम देखते हैं नहीं देखते हैं, बेसिकली आरएसएस एक ऐसा संगठन है दोस्तों जो बहुत ही गुप्त तरीके से काम करता है। कई बार ऐसा होगा कि आपके पास भी कोई आरएसएस का प्रचारक बैठा होगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है वो आपकी बातें सुन के उठ के चला जाए, आपको पता भी ना चले। आरएसएस बहुत ही अलग तरह से काम करने वाला संगठन है। तो वो लोग जो आरएसएस के लिए अपनी इच्छा से काम करते हैं, उन लोगों को ये वीडियो बहुत खटकी थी कि संघ ने बीजेपी को यहां तक पहुंचाया, संघ की संस्थाओं ने राम मंदिर आंदोलन शुरू किया। इनफैक्ट लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने राम लला के मंदिर के लिए बाकायदा रथ यात्रा निकाली, राम मंदिर आंदोलन जिस लाल कृष्ण आडवाणी ने खड़ा किया, उनको तक यहां उनकी मौजूदगी भी नहीं थी। उनको बुलाया गया, लेकिन उनकी तरफ से मैसेज आ गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो नहीं आ रहे हैं। कितनी अजीब बात है। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने आंदोलन खड़ा किया, उनकी तक मौजूदगी नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि फ्रेम में कोई नहीं आया। दोस्तों, ये थे बहुमत वाले मोदी। और अब आ जाइए कल की तस्वीरों के साथ। दोस्तों, कल वो हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। इन 10 सालों में मोदी कभी भी संघ मुख्यालय नहीं गए। पीएम रहते हुए मोदी पहली बार संघ मुख्यालय गए, तो उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए। और इस बॉडी लैंग्वेज के साथ इन वीडियोस को शेयर किया गया। मोहन भागवत खड़े हुए हैं और मोदी हाथ जोड़कर उनके बगल में खड़े हुए हैं, और बार बार इस वीडियो को न केवल शेयर किया गया, बल्कि ऐसी तस्वीरें मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया में शेयर की, ये दिखाने के लिए कि बहुमत वाले मोदी और बहुमत खो जाने के बाद वाले मोदी में कितना भारी फर्क है। यह है दोस्तों बॉडी लैंग्वेज का फर्क। दोस्तों, एक तरफ वो मोदी जो सीना तान कर राम मंदिर के उद्घाटन के लिए पहुंच रहे हैं, और एक तरफ वो मोदी जो थोड़े झुके हुए हैं, जो पूरी तरह से नतमस्तक होने में भी उनको कोई गुरेज नहीं है। एक वो मोदी जो चुनाव के दौरान, जिनकी पार्टी के अध्यक्ष ये इंटरव्यू देते हैं इंडियन एक्सप्रेस को कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, और ये वो मोदी हैं जो संघ मुख्यालय न केवल जाते हैं, बल्कि चुनाव दर चुनाव संघ की तरफ से ये बयान जारी करके बताया जाता है, आर्टिकल छपवाए जाते हैं कि हरियाणा भी संघ ने जिताया, महाराष्ट्र भी संघ ने जिताया और दिल्ली भी संघ ने जिताया। और इस पर बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी का कोई प्रवक्ता ही नहीं कहता नहीं संघ ने नहीं जिताया, मोदी जी ने जिताया।
हालत ये थी दोस्तों कि मोदी जी ने केवल 4 रैलियां की हैं हरियाणा में। सोचिए दोस्तों, वो मोदी जो हर जीत के लिए, मतलब नगर पालिका का भी अगर चुनाव हो रहा है तो बीजेपी का प्रत्याशी मोदी के नाम पर वोट मांगता था, आज उनके सामने राज्यों के चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक सारा श्रेय संघ ले रहा है और मोदी चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। अगर लोकसभा चुनाव में मोदी ने बहुमत खोया तो भी कहा यह जा रहा है कि क्योंकि संघ को आपने नाराज कर दिया था, कह दिया था कि संघ की जरूरत नहीं है, इसलिए आपने बहुमत खोया, और उसके बाद संघ आपके साथ आ गया तो देखिए आप हरियाणा भी जीत गए, आप महाराष्ट्र भी जीत गए और आप दिल्ली भी जीत गए। दोस्तों, मोदी की ये संघ मुख्यालय की तस्वीर बहुत से समीकरण स्पष्ट करती है। सबसे पहला समीकरण तो ये कि आरएसएस जो बार बार इस तरह के संकेत दे रही है कि देखो दिल्ली भी हमने जिताया, महाराष्ट्र भी हमने जिताया और हरियाणा भी हमने जिताया और हम नहीं थे इसलिए इन्होंने बहुमत खो दिया, ये आने वाले वक्त में यही मैसेज स्टैब्लिश करेगा कि अब मोदी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकते, जो कि सच्चाई है। भाई, इस बार के चुनाव में जिस तरह से वोट मांगे गए मोदी द्वारा, खुलेआम हिंदू मुसलमान जिस तरह से बीजेपी ने किया, स्वयं मोदी ने इस देश के एक अल्पसंख्यक समुदाय को घुसपैठिए कह दिया, मछली, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया मोदी ने। उसके बावजूद भी, इतना विकृत चुनाव होने के बावजूद भी अगर मोदी बहुमत से दूर हो गए तो अब तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी अपने चेहरे पर चुनाव नहीं जिता सकते। अगर होता तो मोदी अपने आप को झोंक देते हरियाणा में या मोदी अपने आप को दिल्ली में झोंक देते। मोदी प्रचार करते हैं बीजेपी के लिए, उतना ही करते हैं जितना एक पीएम को करना चाहिए अपनी पार्टी के लिए। तो आरएसएस ना केवल ये संदेश दे रही है कि चुनाव तो हम ही आपको जिता रहे हैं, बल्कि ये भी दे रही है दोस्तों कि अब आने वाले वक्त में बीजेपी में वही होगा जो आरएसएस चाहेगी। और अब बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो बीजेपी का अध्यक्ष है। दोस्तों, बीजेपी के अध्यक्ष के लिए अगर आरएसएस और मोदी के बीच में सामंजस्य होता तो अब तक बीजेपी को अध्यक्ष मिल गया होता। 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, जेपी नड्डा लगातार एक्सटेंशन पर है। एक अदर देश को फुल टाइम स्वास्थ्य मंत्री नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आरएसएस की बैठकों में भी शामिल होते हैं, फिर वो स्वास्थ्य मंत्रालय भी संभालते हैं। ये इस बात का सबूत है कि मोदी और आरएसएस के बीच में किसी भी हाल में एक मत राय नहीं मिल पा रही है बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर। क्यों? क्योंकि आरएसएस दोस्तों भविष्य की राजनीति करती है। आरएसएस अगले 100 साल किस तरह से देश की दशा और दिशा हो उस बारे में सोचती है। मोदी आज हैं कल नहीं है, अमित शाह आज हैं कल नहीं है, योगी आज हैं कल नहीं है, लेकिन आरएसएस चाहती है कि वो जो वॉइड क्रिएट हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जाने के बाद, वो 10 साल के वॉइड की वजह से न केवल आरएसएस बल्कि बीजेपी भी सत्ता से दूर रही और उसके बाद अंत में कार्यकर्ताओं के दबाव और कॉर्पोरेट के दबाव के बाद आरएसएस को मोदी को राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्वीकार करना पड़ा। आरएसएस नहीं चाहती थी कि मोदी को वो स्वीकार करे, लेकिन कॉर्पोरेट का दबाव था, पार्टी के कार्यकर्ताओं का दबाव था, मोदी की एक अलग तरह की छवि थी जिसकी वजह से आरएसएस को स्वीकार करना पड़ा। अब दोस्तों, बीजेपी के लिए आरएसएस नहीं चाहती कि वही हालात फिर से पैदा हो, इसीलिए मोदी के रहते मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर ही अब आगे बहस हो रही है। और वो तभी होगा जब बीजेपी में अपने पसंद का अध्यक्ष बना पाएगी आरएसएस। अपने पसंद का अध्यक्ष में यहां मैं कतई नहीं कह रही हूं दोस्तों कि आरएसएस ये चाहेगी कि कोई ऐसा आदमी बन जाए जो मोदी का धुर विरोधी हो, क्योंकि मोदी और आरएसएस के बीच में तमाम अलग तरह के द्वंद्व हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसमें दोनों सहमत ना हो, लेकिन इस बात पे तो सहमति है कि आरएसएस के हित में है कि बीजेपी की सरकार केंद्र में रहे। तो आरएसएस को भी बहुत कुछ मिला है ना 10 सालों में। आरएसएस जैसा सांस्कृतिक संगठन, दिल्ली में दफ्तर देखा है उनका, कई शीश महल भी फेल हो जाए उनके आगे। तो आरएसएस तो चाहेगी ना कि मोदी की सरकार अस्थिर ना हो और ना ही मोदी सरकार में उनकी साख में बट्टा लगे, क्योंकि आने वाले भविष्य के लिए बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी को अपनी तरह चलाना है तो आरएसएस को अपना यसमैन चाहिए, और ऐसा यसमैन जो कहने को मोदी विरोधी ना हो लेकिन काम वो संघ का करे। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों मोदी और शाह के लिए कि अगर बीजेपी का अध्यक्ष कोई ऐसा बन जाए जो किसी भी हाल में मोदी का यसमैन नहीं होगा तो पार्टी हाथ से निकल जाएगी, और पार्टी हाथ से निकल गई तो फिर क्या बचेगा मोदी अमित शाह के हाथ। क्योंकि अभी तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री चल रहे हैं ना, चाहे एमपी हो चाहे राजस्थान हो, ऐसे मुख्यमंत्री चल रहे हैं जो ऊपर से तय किए जाते हैं और वहीं से पूरा का पूरा राज्य का कामकाज चलता है। लेकिन अगर अध्यक्ष आपके पसंद का नहीं होगा तो ना तो कोई पर्ची बनेगी ना पर्ची कहीं खुलेगी, फिर तो मुख्यमंत्री भी नागपुर से ही बनेंगे और कैबिनेट भी वहीं से तय होगा। और ये
अमित शाह के भविष्य की राजनीति के लिए कभी भी ठीक नहीं है। इसीलिए मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखिए कैसे बदल गई। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से जितना चाहे आप आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।